कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। थोड़ा सा काम भी मतलब बिजी होने की वजह से आपका जो मेन चैनल है यानी स्टडी विथ योगेश वाला, उसमें आज मॉर्निंग की वीडियो नहीं आ पाई थी। वो वीडियो अभी आ रही है। वो लोअर पीसीएस और आरओ मेंस के रिगार्डिंग अब यहाँ से जो चीज़ें होंगी वो गाइडेंस को लेके हो जाएंगी। जबकि जो सेकंड चैनल है स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला, उस पर आज क्लास नहीं आ पाएगी और 20 तारीख तक थोड़ा डिस्टर्बेंस आपका रहने वाला है। ठीक है, और इसके पीछे क्या कारण है मैंने बताया था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, देखिए अब जो लोअर पीसीएस के बच्चे हैं या जो आरओ की तैयारी करने वाले बच्चे जो सोच रहे हैं, जो रटने वाला पोर्शन है यानी स्पेशली लोअर पीसीएस वाला, फिलहाल रटने वाले पोर्शन का तो आपका काम हो चुका है। यानी अगर जब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसका प्रारूप तैयार कीजिए, पूरा लिख देना वहाँ राम कहानी। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसका प्रारूप लिखिए। परिपत्र से आप क्या समझते हैं, इनमें सरकारी पत्र और परिपत्र में क्या अंतर होता है, सब लिख सकते हैं। सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर बताइए, इनकी विशेषताएं लिखिए। यानी जैसा भी जिस तरीके से भी आए, कान यहाँ से पकड़े, इधर से पकड़े, घुमा के पकड़े, जैसे भी पकड़ता आपका काम हो गया। अब यहां से बात आती है बच्चों आपकी प्रैक्टिस की, यानी कैसे आप पत्र लेखन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, पत्र लेखन कैसे किया जाए, साथ ही साथ निबंध का जो पोर्शन है यानी ऐसे राइटिंग, इस पे वर्क कैसे किया जाए। ठीक है, तो मैं आज पहले तो आपको निबंध की टिप्स भी बताऊंगा, पत्र लेखन भी बताऊंगा। एक चीज आप लोग ध्यान देना, ठीक है, अब आप रफ में लिखो या कुछ लिखो, कहीं पर भी लिखो, कुछ ध्यान देने वाले बिंदु है। देखो, ध्यान देने वाले क्या बिंदु है, जब आप किसी पत्र को लिखोगे, कंटेंट तो ठीक है, प्रेषक लिखा आपने, यहाँ से किसको भेजना है, सेवा में या प्रेषित जो भी है, यहाँ आपने उसका स्थान और दिनांक लिख दिया। और पत्रांक सरकारी पत्र में माना आप जैसे स्टार्ट करते हो, आपने पूरा कंटेंट लिख दिया, सब्जेक्ट का एंड कर दिया, भौदी साइन वगैरह। अगर सपोज आपका मन करता है मैंने इसको प्रतिलिपि भेजनी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आपने कहा कि यार मैं इनको कॉपी भेजूंगा, जैसे हम लिखते हैं ना लास्ट में प्रतिलिपि, प्रतिलिपि के बाद क्या लिखते हो, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यही तो लिखते हो ना। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यही तो लिखोगे, साथ में दिनांक लिख देते हो उसके आगे। ठीक है, यहीं पे मतलब अब जैसे सपोज आप किसी को, कई बच्चे भेजते हैं प्रतिलिपि वगैरह, अब किसी ने अगर मुख्य सचिव को भेज दिया यानी चीफ सेक्रेटरी, अब चीफ सेक्रेटरी किसी भी स्टेट में हो या कहीं भी हो, चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब आप एक डीएम को लेटर भेज रखा है, उसकी प्रतिलिपि चीफ सेक्रेटरी को भेज दे रहे हो, ऐसे काम नहीं। चीफ सेक्रेटरी को भेजो लेकिन उसके नाम से नहीं भेजना आपने, आपको उसके पर्सनल सेक्रेटरी के नाम से भेजना है। तो आपके उत्तर में यानी आपके आंसर राइटिंग में ये जो हिंदी लेटर राइटिंग है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है, देखो कई बच्चे क्या कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे प्रतिलिपि में, प्रतिलिपि मुख्य सचिव, देखो मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, सपोज ऐसा कर दिया आपने। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आप मुख्य सचिव को प्रतिलिपि उसके नाम से मत भेजो। आप एक काम करो, अगर आपको लगता है कि हाँ यार प्रतिलिपि भेजनी है, तो प्रतिलिपि में मुख्य सचिव की जगह आप क्या करो, इसके पीएस को भेजो। अभी तक आपका फॉर्मेट ये चल रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनका एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी से ऊपर इसके और भी मतलब जो सीनियर सेक्रेटरी होते हैं पर्सनल वाले, तो आप इनके पर्सनल को भेजना है, यानी ये निजी सचिव ऐसे भेजोगे आप। ठीक है, निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी। अब ये निजी सचिव किसका है, कॉमा मुख्य सचिव, यानी आपने इतने बड़े अधिकारी को न भेज के उसके पीएस को भेजा ताकि उसका पर्सनल सेक्रेटरी उसको बताए, निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन। इस तरीके से अगर आप लिखोगे आपके आंसर राइटिंग में 4 चांद लगेंगे। ठीक है, अब हाँ आपने कहा कि यार मैं सचिव वगैरह को, चलो सचिव लेवल तक चल जाएगा, आप लोग सचिव लेवल को भेज सकते हो प्रतिलिपि, कोई नहीं। लेकिन अगर आप मुख्य सचिव को भेज रहे हो तो उसके पीएस को भेजो। बाई चांस कई बच्चे लिख रहे हैं कि प्रतिलिपि हम मुख्यमंत्री को भेजते हैं, तो मुख्यमंत्री को नहीं भेजनी है प्रतिलिपि। अब मुख्यमंत्री को जो भेजोगे, सीनियरिटी जो क्रम होगा मुख्यमंत्री का इससे पहले आएगा। ठीक है, यानी इसको अगर सेकंड नंबर पे रखते हो, थर्ड फोर्थ सपोज जो भी है, आपने पहले पे सीएम को भेजना है यानी सीएम, तो आप क्या लिखोगे, निजी सचिव या वरिष्ठ निजी सचिव, जो भी लिखते हो आप, वरिष्ठ निजी सचिव भी लिख सकते हो दोनों की जगह। ठीक है, आपको लगाया निजी सचिव तो छोटा ही पद है, इससे बड़े वाले पद को लिखता हूं, वरिष्ठ निजी सचिव लिख दो। ठीक है, उससे भी बड़ा सीनियर, वरिष्ठ यानी सीनियर पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री के आपने किसको भेज दिया, पीएस को भेज दिया। इसके भी आप ऐसे ही कर दो, वरिष्ठ निजी सचिव कर दो, क्या करोगे, वरिष्ठ निजी सचिव। तो आपका ये आंसर बढ़िया दिखेगा, मतलब आपको समझ जाएगा एग्जामिनर कि यार हाँ ये बंदा समझ रहा है कि इतने बड़े अधिकारी या सीएम को डायरेक्ट न भेज के उनके पीएस को भेज रहा। सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन। ठीक है, तीसरा आपको लगा यार सचिव, सचिव चल जाएंगे, आप लिख दो। सपोज आपको लगा कि पुलिस का मैटर है, तो आप क्या करोगे, सचिव गृह विभाग,
गृह विभाग, ठीक है। आपको ये लगा आपदा से संबंधित मैटर है तो प्रतिलिपि भेज दिया आपने सचिव आपदा, ठीक है। आपको लगा वित्त से संबंधित मैटर है, आपने भेज दिया सचिव, ठीक है, वित्त। इस तरीके से ऐसे आप भेज सकते हो। तो जब कभी आप प्रतिलिपि लिखोगे, एंड करोगे, लास्ट में यहां पे लिखते ना, यहां आज्ञा से लिखना आप, ठीक है, आज्ञा। जैसे ऊपर बहुधी लिखते हो ना, तो प्रतिलिपि के साथ हमेशा आज्ञा से लिखते हैं। आज्ञा से करके इसके ब्रैकेट में आता है जो भी है नाम वगैरह, हस्ताक्षर और पदनाम, जो भी लिखते हो इस तरीके से, आपको पता होगा, मैंने इसको पढ़ाया था। तो यहाँ पर कोशिश करना कि आप लोग इसको आज्ञा से लिख सको, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ आपको आज्ञा से लिखना है, एंड करते टाइम आज्ञा से लिखना। अब देखिए, सपोज एक क्वेश्चन आ गया, अब आपका सरकारी पत्र का ही क्वेश्चन है, आप पत्र क्वेश्चन लिख लो, अपने रफली आइडिया लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो एक, जैसे क्वेश्चन मैंने सपोज बता दिया, आप लिखो अब देखो कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर लिखते हैं, ठीक है। अब सपोज भारत सरकार का कोई संयुक्त सचिव भेज रहा है या भारत सरकार का कोई सेक्रेटरी तो नहीं भेजता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो अंडर सेक्रेटरी होता है, अंडर सेक्रेटरी वो भी आईएएस होता है, और राज्यों में जो अनुसचिव होता है वो सचिवालय सेवा से प्रमोट होकर बनता है, यानी बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो भारत सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव एक बहुत बड़ा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मान के चलो, तो एक प्रेषक लिखो संयुक्त सचिव भारत सरकार नई दिल्ली, यानी एक प्रेषक है जो कि कौन है, संयुक्त सचिव है। सरकारी पत्र का एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। आपने कहा प्रेषक संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव, इस तरीके से लिखना आप लोग, ठीक है। कहां का, भारत सरकार, भारत सरकार नई दिल्ली, नई दिल्ली, आपने फुल स्टॉप कर दिया, ठीक है। यानी ये भेजने वाला था, आपने इसने जो पत्र भेजा ये मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को भेज दिया कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, कुछ मतलब टिप्स दे रहा था या इसको कैसे करना है, क्या करना है इस चीज के लिए। तो आप प्रेषक ये है तो सेवा में लिखते हो आप हमेशा, ठीक है, सेवा में, इसी तरीके से लिखते हो ना। अब देखो यहां आप लोग हमेशा क्या करते हो, इस स्थान पे पत्रांक लिखते हो, जो प्रेषक है उससे जस्ट ऊपर लिखते हो, प्रेषक से जस्ट ऊपर पत्रांक, और आप चाहो तो वही दिनांक लिख दो। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे सेवा में मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड शासन, और ये उत्तराखंड शासन सपोज का है देहरादून में, ठीक है, राजधानी पे भेजोगे ना, फुल स्टॉप। तब जाके आप इसके जस्ट यहां पर इधर लिख सकते हो स्थान कॉमा दिनांक, इसी तरीके से तो लिखते हो। स्थान सपोज अगर नई दिल्ली है तो यहाँ पर नई दिल्ली लिखोगे, क्योंकि जो जारी कर रहा है, जो लेटर लिख रहा है उसका स्थान आता है यहाँ पे, ठीक है। स्थान यानी नई दिल्ली, कॉमा करके उसका दिनांक जो भी है, ठीक, लास्ट में यार यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख दिया नई दिल्ली, नई दिल्ली, और डेट आज की डाल दी सपोज कितनी, 11 मई 2022, इस तरीके से आपने कोई डेट डाल दी, ठीक है। अब आपका विषय आएगा यहाँ पर, यहाँ सपोज इसके नीचे क्या लिखते हो आप, विषय। विषय को आप लोग क्या करना, वहाँ हाईलाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी पत्र में ज़्यादा खचर बचर करने की जरूरत नहीं है, यानी ज़्यादा अपनी कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो विषय आपने लिख दिया। विषय के नीचे अगर आप सपोज लिखना चाह रहे हो हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के दृष्टिगत कोई पत्र जारी करना है, तो सब्जेक्ट लिख लो कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में, यानी आपका जो सब्जेक्ट है। अब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, दो पत्र, सरकारी अर्ध सरकारी, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। विषय कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में, यात्रा के संबंध में, मतलब एक पत्र भेजा है भारत सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को, जिसमें वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान जो सुरक्षा होती है, जो यात्रीगण होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, उनकी सिक्योरिटी हो, उनके अलग अलग जगह ठहरने की हो, शौचालय की व्यवस्था हो, इसके अलावा जो उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश हो, चाहे मास्क पहनना है कोविड के दृष्टिगत, इन सब चीज़ों को मैटर में एक लेटर लिखवाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, विषय लिख दिया कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में। अब आपका महोदय, इसी तरीके से तो लिखते हो ना, महोदय, महोदय कॉमा करके। अब देखिए महोदय करके, क्योंकि आप सोचो संयुक्त सचिव लिख रहा है सेंटर से, लिख किसको रहा है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेंटर का संयुक्त सचिव और यहाँ का चीफ सेक्रेटरी लगभग बराबर ही मान के चलो, लगभग इक्विवेलेंट पद होंगे, थोड़ा सा यहाँ का चीफ सेक्रेटरी हायर लेवल पे होगा, लेकिन वो भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव भेज रहा है, तो वो सरकार की ओर से भेज रहा, वहां इंडियन गवर्नमेंट की ओर से भेज रहा, तो वो ये मान के चलो वो अपने ओर से नहीं भेज रहा, वो किसी की ऑर्डर को कह रहा है, किसी की ओर से लेटर को भेज रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति के नाम से आते हो या कुछ भी हो,
तो उसमें इस कंडीशन में आप ये लिख सकते हो, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, या जैसा कि आप कहें अच्छे से अच्छी तरीके से जानते हैं, या कुछ इस तरीके से। तो आप लिखो जैसा कि आप अवगत हैं कि। देखो अब आपको पता है यार कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में, तो इस चीफ सेक्रेटरी के अंदर भी ये चीजें तो होंगी कि हाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा है, वो जानता होगा उसके बारे में, तो ऊपर से निर्देश आए हैं, तो या कोविड के संबंध में आता है कुछ भी, तो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो, जैसा कि आप अवगत हैं, जैसा कि आप अवगत हैं, ठीक है, जैसा कि आप अवगत हैं। इसका मतलब कि आप जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप अवगत हैं कि। अब देखो इसके आगे क्या आता है, आपका कंटेंट आता है, इसके आगे क्या आएगा, मैटर आएगा। और ये सब छात्र जितने हैं यहाँ रट के नहीं होगा, आपने इसके अंदर क्या लिखा, आपकी समझ क्या है, आप कितना समझते हैं क्या है, ये कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कोशिश करना कि इसी के इर्द गिर्द। अब आपको सब्जेक्ट पता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, हमें किस तरीके से शुरू करना है। देखो मैंने ये रफली बनाया, अब आप कैसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं। देखो मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर लिख दिया, देखो जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति, अब कैलाश मानसरोवर यात्रा आपको पता है हमेशा होती है, या जितने भी टाइम पे होती है, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन किया जाना है, जिसकी निर्धारित तिथि इतने से इतने तक है, या कुल इतने दिनों तक की ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन होना है, ठीक है। चूंकि यात्रा का अत्यधिक धार्मिक महत्व होने के दृष्टिगत देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं द्वारा क्या किया जाता है, देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं द्वारा इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, प्रतिभाग किया जाता है, तथा यात्रा का मार्ग भी अत्यधिक दुर्गम भागों से होकर जाता है। यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा तिब्बत में आप जानते हैं, उसका पूरा एक फ्रेम आपको मैंने पढ़ाया था, किस तरीके से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जिले होते हुए डीडीहाट ओखला धारचूला होते हुए तवांग घाटी वगैरह से कहाँ से जाता, तवांग नहीं, वो जो वहाँ है मतलब धारचूला के जो इलाके हैं वहाँ से नेलंग वगैरह कहाँ जाके उसके बाद वो पहुँचती है आपकी कहाँ यात्रा पहुँचते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, श्रद्धालुओं द्वारा इसमें अत्यधिक मात्रा में प्रतिभाग किया जाता है तथा यात्रा का मार्ग भी अत्यधिक दुर्गम भागों से होकर जाता है। यह आपने किसको बता दिया, चीफ सेक्रेटरी को, जैसा कि आप अवगत हैं ऐसा ऐसा होता है। उसके नीचे लिख सकते हो, अतः उपरोक्त के संबंध में, यानी इसके संबंध में, कंप्लीट यात्रा के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। देखो या तो आप स्टार्ट करो मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, या आप पहले बता दो जैसा कि आप अवगत ही हैं प्रत्येक वर्ष की भांति ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इतने पूरे देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु प्रतिभाग करते हैं, अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, इलाका काफी दुर्गम है, रास्ता या मार्ग काफी दुर्गम है। तो फिर नीचे लिख दिया आपने, अतः उपरोक्त के संबंध में, जो ऊपर लिखा है हमने, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत, यानी जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा के दृष्टिगत, यानी उनको जो सुविधाएं होंगी, यात्रा मार्ग में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा। यानी यात्रा मार्ग के दौरान या यात्रा के दौरान निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाना समीचीन होगा, यानी समीचीन मतलब सही होगा, ठीक है। इस टाइप के जो शब्द होते हैं आपका एग्जामिनर पढ़ेगा वो खुद बेहोश हो जाएगा कि यार ये ऑफिशियल इंसान कहां से आ गया। और इस तरीके से अगर आप लैंग्वेज लिखोगे 50 में से आपके 45 प्लस नंबर आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हिंदी एक ऐसी चीज है जो स्कोरिंग होता है। गलत शब्द लिखोगे, गलत स्पेलिंग लिखोगे तो अब तो आप नीचे आ जाओगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखोगे, आपने क्या कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमेशा की तरह होती है, देश के विभिन्न भागों से आते हैं और इसमें जो है सिक्योरिटी का मामला, उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत निम्नलिखित व्यवस्थाएं किया जाना समीचीन होगा, ये समीचीन होगा। उसके बाद व्यवस्थाएं आपने क्या कर दी, पॉइंट वाइज डाल दी। जैसे पॉइंट 1 लिख दिया आपने, पानी की प्रॉपर व्यवस्था, ये प्याऊ लगाई जाए या अलग अलग स्थानों पे, या इतने इतने किलोमीटर की दूरी पे प्याऊ या पानी पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, या इतने किलोमीटर की दूरी या कुछ कुछ स्थानों पे आप क्या कर सकते हो, जैसे श्रद्धालुओं के रुकने के लिए विश्राम गृहों का निर्माण किया जाए। साथ ही साथ पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालु जो हैं उनकी सुरक्षा को भी क्या किया जाए, देखा जाए। और विभिन्न भौगोलिक परिदृश्य के, उनके भौगोलिक स्थितियों के देखते हुए जो आपदा फोर्स टीम है, यानी ऐसी कोई दुर्घटना न हो, कोई किसी को समस्या न हो, तो एसडीआरएफ की जो टीम है यानी आपदा प्रबंधन की जो टीम है उसको भी क्या रखा जाए, तो सतर्क रखा जाए, ताकि वो क्विक रिस्पॉन्स किसी अनहोनी की स्थिति में, कुछ गलत हो गया किसी के साथ, क्योंकि यात्रा मार्ग बहुत दुर्गम होता है, इस चीज की व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की जाए। आपने इस तरीके से लिखा। जैसे ही आपने 5-6 पॉइंट अपने मन से आपको लगा कि हाँ सही हो सकते हैं, जैसे ही वो लिखा उसके नीचे लिख सकते हो, कृपया
उपरोक्त बिंदुओं के दृष्टिगत, यानी आपने अब उससे कहा चीफ सेक्रेटरी से कृपया उपरोक्त बिंदुओं के दृष्टिगत अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ये अब आपने एक राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को भारत सरकार की ओर से लेटर भेज दिया। अब आपने डीएमओ को नहीं भेजा, आपने यहाँ की पुलिस टीम को नहीं भेजा, आपने भारत सरकार की ओर से चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी अब अपने आप करेगा, वो खुद डीएमओ को भेजेगा लेटर, वो एसएसपी को भेजेगा, वो एसपी को भेजेगा, वो आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी को उसकी प्रतिलिपि करेगा, वो एसडीआरएफ के निदेशक या मैनेजमेंट जो भी होता है उनको प्रतिलिपि कर देगा। तो आपने ये कह दिया कृपया उपरोक्त की दृष्टिगत जो मतलब दृष्टिगत अपने स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आपने कह दिया कि अपने स्तर पे कार्यवाही करें जो भी आपको लगा। जैसे ही आपने कहा एंड कर दिया, नीचे क्या किया आपने भौदी, भौदी के बाद आपने हस्ताक्षर लिखे, हस्ताक्षर के नीचे ब्रैकेट में नाम लिखा और पदनाम लिखा, ठीक है। यानी आपने एंड इस साइड किया होगा, लास्ट में भौदी, भौदी के नीचे आप लोग क्या लिखोगे, नीचे हस्ताक्षर लिखोगे और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, उसके नाम और नाम लिखोगे ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, नाम ब्रैकेट में और इसके नीचे पदनाम। ये इस तरीके से आपने क्या किया वो। अब आपको लगता है कि यार हमें इसकी प्रतिलिपि भेज दी है, प्रतिलिपि भेजना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको कभी एक चीज ध्यान रखना, आपको लगा कि यार मुझे प्रतिलिपि समझ नहीं आ रही, मैं किसको भेजूं, तो आप एक काम करना, प्रतिलिपि डैश करना, निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, यानी निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया आपने। निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही प्रेषित, नंबर डाल देना 1 2 3 4, कुछ मत लिखना, वो समझ जाएगा। आपका एग्जामिनर ये नहीं मांग रहा कि इसने प्रतिलिपि में यहाँ नाम लिखे हो। जैसे ही कंप्लीट होगा इस साइड आप लोग क्या लिख सकते हो, आज्ञा से, क्या लिखोगे लास्ट में, आज्ञा से। इस तरीके से क्या करोगे, आज्ञा से, आज्ञा से क्या, वही ऊपर से पहले हस्ताक्षर, ब्रैकेट में नाम और उसके बाद पदनाम। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, इस लेटर को, सरकारी पत्र को एंड करोगे। सेम पैटर्न पे अगला लेटर मैंने आपको पहले क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया टेलीग्राम ग्रुप पे। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको याद होगा, सचिव धार्मिक व पर्यटन की ओर से या धर्मस्व विभाग की ओर से सभी जिलाधिकारी, मतलब सभी जिलाधिकारी के अंदर जहां चारधाम यात्रा होती है, यानी चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के जिलाधिकारियों को एक सरकारी पत्र या एक परिपत्र जारी कीजिए जिसमें चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था व जो टोटल प्रबंधन है, यात्रा प्रबंधन है, तो आवश्यक निर्देश दिए गए हों। तो आपका होमवर्क ये होगा, आप लिखो सचिव धर्मस्व व पर्यटन की ओर से जिलाधिकारी उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग को चारधाम यात्रा के दृष्टिगत एक पत्र लिखिए जिसमें सभी जिलाधिकारी यानी इन तीनों जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हों कि चारधाम यात्रा के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। अब आपको पता है कि हमने ये लिख दोगे नीचे कि आप जैसा कि अवगत हैं इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की तरह इनके कपाट खुल चुके हैं और चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं द्वारा क्या किया गया, पर्यटन विभाग की साइट पर रजिस्ट्रेशन किया गया है या अत्यधिक मात्रा में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, क्योंकि उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष इसका अत्यधिक महत्व है चारों धामों का और श्रद्धालु देश विदेश से बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में इसमें प्रतिभाग करने आते हैं। तथा मुझे मतलब यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना करें। 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे, नीचे करके हस्ताक्षर करके बाद में आप जब प्रतिलिपि भेजोगे आप यहाँ का समझ जाओगे, क्योंकि सचिव भेज रहा, एक प्रतिलिपि भेज दो वरिष्ठ निजी सचिव कौमा माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, दूसरी लिख दो वरिष्ठ निजी सचिव कौमा मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, तीसरा लिख दो सचिव आपदा प्रबंधन, इस टाइप के, चौथा लिख दो सभी मतलब तीनों जिलों के एसएसपी यानी पुलिस महानिदेशक को भेज दो, एक पुलिस महानिदेशक पुलिस महकमे का सबसे बड़ा होता है, एक भेज दो तीनों जिलों के एसएसपी को यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ जो पुलिस होता है, यानी पुलिस आपका क्या होता है पुलिस का जो होते हैं एसएसपी, ठीक है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। इससे ऊपर आप आयुक्त गढ़वाल को भेज दो क्योंकि उसी के अंदर सभी डीएम आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लेटर लिखोगे तो आपका बहुत ईजिली क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लेटर सरकारी थे, बहुत अच्छे से इनको तैयार करना। अब आता है आपका थोड़ा सा टिप्स निबंध को लेकर, ठीक है। तो निबंध पे क्या करना है, कैसे करना है वो देखिए, ये है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सरकारी पत्र, अब क्या करना है बच्चों, जितने भी जैसे साइट हैं जो गवर्नमेंट है, उत्तराखंड सरकार हो, भारत सरकार हो, यूपी की गवर्नमेंट है, उनके सरकारी पत्र के जियो निकालना, देखना कैसे कैसे लिखा है, रट्टा लगा लेना, वो शब्द वो जो बीच का कंटेंट होता है, बीच ऊपर नीचे से नहीं घबराना है, ठीक है। ऊपर नीचे कैसे शुरुआत करनी, क्या करनी, उससे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। बीच के कंटेंट को दिमाग में रखना है कि चीज़ें किस तरीके से हमको करनी है। अब आता है बच्चों निबंध राइटिंग। कई बच्चे इससे परेशान हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखो पहली चीज तो एक चीज सही कर लो आप, जितना मुझे लगता है, मैं नहीं जानता मैं कहाँ किस हद तक सही हूँ, किस हद तक मैं गलत हूँ, मैं कितना एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ पा रहा हूँ। उत्तराखंड में निबंध के लिए फैक्ट मांगता है, जैसे आप कॉन्सेप्ट बेस आधारित निबंध लिखोगे आपको मार्क्स का कम भी हो सकता है। आपका एग्जामिनर किस
थिंकिंग क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे ये महसूस किया है, जो निबंध में कोटेशन लिखते हैं, जो निबंध में एग्जाम्पल लिखते हैं, जो निबंध में फैक्ट लिखते हैं, उनको निबंध में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जो निबंध में कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट पे आधारित निबंध लिखते हैं, उनको मार्क्स कम मिलते हैं। उत्तराखंड में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए, उनमें जो मैंने महसूस किया, जिन बच्चों से मैंने सुना कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, मैं कह नहीं सकता कि अंदर ऐसा ही होता होगा, लेकिन ये मैंने सुना है। बाकी डिपेंड आप पे करता है आप क्या करते हैं। दूसरा, निबंध शुरुआत कई लोग पहले जो ट्रेडिशनल तरीका था, जो परंपरागत तरीका था, ऐतिहासिक तथ्यों से देते थे। वैदिक काल में ये हुआ करता था, प्राचीन भारत में ये था, उत्तर मतलब आज के दिन पे, आज के समय पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। जिस टॉपिक पे निबंध लिखते हो, अगर उसे करंट से स्टार्ट कर दिया, करंट अफेयर से, आपके एग्जामिनर के तो होश उड़ेंगे ही उड़ेंगे। रिजल्ट देख के आप भी जो है सातों आसमान में पहुंच जाओगे, इन्हें हेवन कहोगे। फिर उसके बाद तो करंट अफेयर से अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, बाय चांस सपोज आपका कोई निबंध आता है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा को लेके आए, चाहे युद्ध को लेके आए, जो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो क्राइसिस चल रहा है, कई लोग जैसे सपोज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मतलब कोई निबंध आ गया करंट अफेयर या कहीं से भी, कई लोग लिखते हैं जैसे युद्ध से संबंधित कोई निबंध होता है, विश्व में जो है पहले से ही हथियारों का ये रहा है, वो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में हमने देखा था। इससे बेहतर है रूस और यूक्रेन से शुरू करो, ठीक है। हालिया ऐसे हालिया दिनों में चर्चा में रहा ये, या हालिया दिनों में ये घटनाक्रम चर्चा में रहा जिसमें ये देखने को मिला है, इसकी जड़ें आज की नहीं परंपरागत रूप से देखने को मिलती है। यानी आपने चीज़ों की शुरुआत की करंट अफेयर से और आप उसको हल्का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे टच दोगे, तो आपका एग्जामिनर उन कॉपियों से जो बोर हो चुका है, जिसने यहाँ से शुरू करके एंड यहाँ किया है, इससे बेहतर है यहाँ से शुरू करके इसको सेकेंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में यहाँ पे पहुँचना। तो ये सबसे बढ़िया। अब निबंध की चॉइस आपकी क्या है मैं नहीं जानता। मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में कह दिया कि निबंध आपको जो लिखने हैं आपके सिलेबस में, उसमें से 2-3 टॉपिक तैयार करके जाओ कि किस किस बैकग्राउंड से आपको निबंध लिखने हैं। साथ ही साथ उन चीज़ों से संबंधित करंट जो इश्यू हैं, उन चीज़ों से संबंधित जो कोटेशन आए हैं, अलग अलग इतिहासकारों के हो, महान आत्माओं के हो, बड़े बड़े लोगों के हो, उनको आप एक कॉपी में अपने एक जो बनाई हुई आपने कुछ कोटेशन आपके निबंध को, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि एक निबंध, शायद एक ही निबंध लिखना है जहाँ तक मेरा ख्याल है, 50 नंबर की हिंदी राइटिंग, 50 का एस्से, शायद 20 नंबर का ट्रांसलेशन होगा, 120 उसके अलावा क्या है, उसके अलावा भी होगा कुछ, तो जितना भी है निबंध वगैरह, तो 200 नंबर का शायद आपका पेपर है। अगर एक ही निबंध लिखना है तो आप वो तो जानते होंगे, जितने भी दिए, तो आपको 4 सेक्टर के निबंध तैयार करने होंगे। एक को आपने बहुत तगड़ा बनाना होगा, विश करना कि वहीं कहीं से निबंध आए। जैसे आपने सोचा कि मैं पॉलिटिकल सेक्टर से लिखूंगा, आप ध्यान में रखिए पॉलिटिकल फील्ड में क्या क्या हो रहा है वर्तमान में, महिलाओं की स्थिति राजनीति में क्या है, पुरुषों की स्थिति क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र कहाँ तक सफल है, विश्व में किस तरीके के मॉडल चले हैं, आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो देखना है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा पहला टिप्स, आज तो मैं बताऊंगा नहीं निबंध क्या करना है, टिप्स दे रहा हूँ कि पहला टिप्स ये देखना कि आपका निबंध करंट अफेयर से जाकर शुरू हो, लिंकअप वहां से हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक चीज ध्यान रखना, जब निबंध का टॉपिक आपने पकड़ लिया, ठीक है, निबंध अपने आप आपका एंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कैसे एंड कर दिया। मैं क्या कह रहा, आपको मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट होना होगा, आपके बौद्धिक स्तर, क्योंकि आप अब उस लेवल पे नहीं है कि आप प्रीलिम्स में रट्टा मार के क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। अब आपको मेंस एग्जाम में बैठना है, जहाँ से 3 से 3,500 बच्चों के साथ आपका कॉम्पिटिशन होगा, और आपके इंटरव्यू के लिए जो 50 नंबर का, क्योंकि मार्क्स सिलेक्शन इसी बेस पे होना है, क्योंकि 400 नंबर का पोर्शन तो आपके हाथ में है। और आने वाले जो जून से है, फिर हम लोग जीएस पे फोकस करेंगे 2 महीने, जून जुलाई और अगस्त का मिड तक, 2.5 महीने हम पहले पेपर पे वर्क करेंगे इसके बाद। लेकिन अभी देखो हिंदी का पोर्शन अब जो है आपका शुरू हो गया है, जैसे हिंदी चलते रहेगी कुछ दिन तक। जैसे अब मैं कहूँगा कि निबंध में आप क्या करना, देखिए आपको सपोज, अब मुझे नहीं पता कितने शब्दों में लिखना है, अगर 600 शब्द 500 शब्द जो भी है, चलो सपोज मैं 500 लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता है कितना है, ठीक है, होगा 600 होगा या 300 कुछ होगा, सपोज 500 शब्दों का है। आपसे मैंने क्या कहा, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किए हैं 3-4, उनमें से एक शायद दिखना होगा, करंट अफेयर से उसको शुरू करो, उसका इतिहास देखो, ऐतिहासिक पक्ष, उसकी भौगोलिक दृष्टि से क्या है, भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से वो क्या हो रहा है, उसका आर्थिक प्रभाव क्या है, देश की इकोनॉमी में आर्थिक प्रभाव आम लोगों पे, यानी इकोनॉमिकल सेक्टर, ठीक है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है,
पर मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है जिसको कोई नकार नहीं सकता। बिना एनवायरनमेंट के जीवन व्यर्थ है। कोशिश करना एनवायरनमेंट पे क्या हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण पे प्रभाव के बाद उत्तराखंड पे उसकी स्थिति क्या है। अब मुझे नहीं पता कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हो, मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि आप किस किस सेक्टर को छूना निबंध में, ठीक है। उत्तराखंड में, क्योंकि वहां देखो, वहां हमारे दिमाग पे नहीं आ पाता हम लिखें क्या, लेकिन अगर हमने ये पता चल गया, फ्रेम आएगा कि यार हमें पता है कि करंट इश्यू, आपने निबंध पढ़ा, आपने दिमाग लगाया, आप पढ़ ले होंगे आजकल, आपने कहा करंट की ये वाली घटना से यहाँ से शुरुआत करता हूँ। आपने देखा इससे पहले कभी क्या होता है, क्योंकि आप, अब मैं आपको बहुत अच्छा बच्चा स्टूडेंट, एक अच्छा तैयारी वाला मान रहा हूँ, आपने कहा कि यार इसका ऐतिहासिक पक्ष ये था। आपने देखा देश के भूगोल पे, उत्तराखंड के भूगोल पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या उसके भूगोल कैसा है, क्या स्थिति है उसकी, किस तरीके से लोगों के लिए कितना दुर्गम है, कितना सुगम है, पर्यावरण पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से क्या होगा, आर्थिक प्रभाव क्या होगा, उस चीज पे जो लिख रहे हो, लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, किसको क्या प्रभाव पड़ना, ये उत्तराखंड में उसकी स्थिति क्या है। जब आप इतना पहुंच जाओगे, इसके तुरंत बाद आप क्या करोगे, भारत सरकार, भारत प्लस विश्व लिखो पहले, ठीक है, विश्व प्लस भारत प्लस यूके, सरकारों ने क्या प्रयास किया, सरकार के प्रयास, यानी उत्तराखंड सरकार, विश्व सरकार, यानी विश्व लेवल पे जो आपको उसके संबंध में कोई घटना याद आ गई, और उत्तराखंड और भारत और विश्व, इन तीनों लेवल पे आपको इस टॉपिक से संबंधित जो निबंध लिख रहे हो उस पर क्या प्रभाव रहा है वैश्विक स्तर पे, उत्तराखंड सरकार ने क्या किया। कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं की बात कर रहा हूँ, या वैश्विक स्तर पे जो कार्यक्रम चलाए गए, या उत्तराखंड स्तर पे जो कार्यक्रम किए हैं। उसके बाद खुद के विचार, अगला पॉइंट क्या लिखोगे, खुद के विचार, और संतुलित होने चाहिए विचार। ऐसा नहीं कि यार सरकार को गाली दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है। विचार जो होने चाहिए संतुलित होने चाहिए, यानी आप उसके एग्जामिनर पे छोड़ो कि आप क्या कहना चाह रहे हो इन निबंध में, वो एग्जामिनर के हाथ पे छोड़ो। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि यार इस इंसान ने कम से कम बहुत कूटनीति से आंसर लिखा है, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कह रहा कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा करके छोड़ दो, ये कहना चाह रहा है ऐसा किया जा सकता है जिसके प्रभाव ये देखे जा सकते हैं। यानी इस पॉइंट पे अपने विचार में सकते हैं वाला पॉइंट याद करना, ठीक है। सकते यानी ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, इस प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं, पूर्व में भी ऐसा देखा गया और इससे ये प्रभाव पड़ता है। और इन सब का निचोड़ आपको मिलेगा अखबार से। अखबार को डेली पढ़ना है। होपफुली जब से आपका एनटी प्री का एग्जाम होगा, आपने न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स जरूर देखे होंगे और आपने ये सोचा होगा कि आपने किन टॉपिक पे निबंध। अब बताइए इन सारे टॉपिक्स पे 50-50 शब्द भी अगर लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हैं। 50 को 9 से गुणा करो, लगभग 450, यानी 450 से 500 शब्द आप हवा में लिख गए। आप समझ नहीं पाओगे कि आपने कितना बढ़िया निबंध लिख दिया। ध्यान रखना इन निबंध में सब जगह कहीं ना कहीं फैक्ट के आधार पर नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, वहाँ थोड़ा सा मैंने स्लाइटली ये महसूस किया है कि जो फैक्ट बेस्ड ज्ञान होता है उस पर मार्क्स मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी लेवल पे ऐसा होगा, सेंट्रल लेवल पे, वहाँ तो आप जानते हैं क्योंकि वहाँ जो बैठे लोग हैं वो बहुत बौद्धिक स्तर उनका ऊंचा है, उनको फैक्ट से ज़्यादा इंसान के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा भरोसा होता है। लेकिन राज्य सरकारों पे या राज्य के जो एग्ज़ाम कराते हैं कंडक्ट, वहाँ कहीं भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाइए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, कहीं भी जाइए, फैक्ट आधारित आपको निबंध वगैरह, फैक्ट आधारित ज्ञान के बल पे, क्योंकि देखना यहाँ मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग करोगे ना, वो भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जहाँ आपको फैक्ट पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी हैं निबंध से संबंधित, बहुत डिटेल से नहीं, लेकिन की पॉइंट मैंने आपको बताएं, आपको किस किस तरीके से जानना है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसको हमने क्या करना है, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।